नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। और आज ज्योग्राफी सीरीज के एक नए वीडियो बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने आया हूं। तो आज हम बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता, जो आपके रीट हो, पटवार हो, इसके अलावा आपकी आरएस हो, पीएसआई हो, इन सब परीक्षाओं में कॉमनली ये पूछा जाता है। यहाँ तक कि फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर में भी बायोडायवर्सिटी वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे कई जगह तो साइंस के सिलेबस में रखा जाता है और मोस्टली जगह जगह इसे ज्योग्राफी के सिलेबस के अंतर्गत रखा जाता है। तो आज हम जो बायोडायवर्सिटी लेने जा रहे हैं वो हम ज्योग्राफी के सिलेबस के अंतर्गत ही लेने जा रहे हैं और ज्योग्राफी सीरीज की जो वीडियो है उसी के अंतर्गत इसको पोस्ट करेंगे। तो देखिए, हम कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखो, आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन, आप देखेंगे पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था। तो पहले मैं इसके लिए बताना चाहूंगा, भारत में वर्तमान में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है उनकी संख्या कितनी है? 18 है। भाई, भारत में वर्तमान में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो कंप्लीटेड है और डिक्लेयर्ड है वो कितने हैं? 18 हैं। तो उसमें से आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहला कौन सा है। अब मैं आपको बता दूं, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेंगे कि सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो हो गया आपका कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात है। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? डिब्रूगढ़ सखोवा, जो कहां पर हो गया? असम में हो गया। यहां मैं बात करूंगा, सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो माना जाएगा ये कौन सा है? नीलगिरी है। और नीलगिरी में ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो घोषित किया गया था ये 1986 से किया गया था। तो आपको ध्यान रखना कि पहला ग्रेट निकोबार हो गया, दूसरा मन्नार की खाड़ी हो गई, तीसरा नंदा देवी है, चौथा नीलगिरी। ये चार आपको दे रखे हैं। इसमें सबसे पहला जो सबसे पहले घोषित हुआ था वो कौन सा माना जाता है? नीलगिरी माना जाता है। नीलगिरी माउंटेन्स का विस्तार कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में है, पर मुख्य विस्तार कहां पर है? कर्नाटक में। इसे ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। और भारत की सबसे ज्यादा जैव विविधता मिलती है पश्चिमी घाट में, और पश्चिमी घाट में भी सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां मिलती है? नीलगिरी में मिलती है। चंदन की लकड़ी हो, काजू की खेती हो, कॉफी की खेती हो, चाय की खेती हो, उन सब के लिए जगह बहुत ही फेमस मानी जाती है। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी धरोहर सूची में शामिल है? अब इसमें क्या है कि जो विश्व धरोहर सूची है यूनेस्को की, उसमें कई स्थान इसमें शामिल नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें शामिल है। तो एक वो बताना है जो इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया गया, शामिल किया गया। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने वाला जो प्रमुख स्थल है वो कौन सा हो गया आपका? नंदा देवी। तो नंदा देवी को अभी कुछ वर्षों पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। उसके अलावा जो तीनों हैं इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं किया गया। हालांकि ये स्थल लगातार बढ़ते हैं, तो हो सकता है मैं ये लेक्चर ले रहा हूं उसके तुरंत बाद या कुछ दिन बाद भी कोई चीज इसमें ऐड हो जाए तो उसके बारे में भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है। विश्व में भी बहुत सी जगह मिलती है, फिजिकल जो क्षेत्र है वहां पर भी मिलती है, पर हमें इन ऑप्शन में से देना है। तो देखो, एक है शांत घाटी, ये केरल के पास है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में पता है। सूरमा घाटी असम अरुणाचल है। और फूलों की घाटी कहां पर है? उत्तराखंड में। तो सबसे ज्यादा जैव विविधता मैंने अभी आपको बताई थी भारत में कहां पाई जाती है। देखो, इस तरह से एक डायग्राम आप देखने की कोशिश करना। ये भारत का, ये देखो, ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये मैं जो मार्क कर रहा हूं क्षेत्र, ये है पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में भी ये नीलगिरी वाला क्षेत्र हो गया, ये शांत घाटी केरल हो गया। ये सब जगह बहुत ही ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो यदि आप इन चारों ऑप्शंस को कंपेयर करोगे तो हो गया आपका शांत घाटी यानी साइलेंट वैली, जो कहां पर पड़ती है? केरल में पड़ती है, जिसमें इन चारों में से सबसे ज्यादा भारत में जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। राजीव गांधी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला महीना अगस्त का आ रहा है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस है, राजीव गांधी की पुण्यतिथि मानी जाती है। राजीव गांधी क्या बोलते हैं, उनका जन्म दिवस माना जाता है, माफ कीजिए। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। और दूसरा बात, जैसे कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय भी किसको जाता है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को जाता है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो गया? कर्नाटक में हो गया। कहां पर हो गया? कर्नाटक में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, नौकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहां पर है? तो आपको वो 18 के 18 की मैं लिस्ट दे दूंगा,
वो पूरी लिस्ट आपको याद रखनी है, क्योंकि अभी बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर नहीं आया है। जब बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर आएगा तो मैं वो 18 के 18 प्लेस आपको बताऊंगा। तो आपको बस ये केवल ध्यान रखना है कि नौकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो कहां पर हो गया, मेघालय में हो गया। कहां पर हो गया, मेघालय। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको थोड़ा सही से आपको दिख जाए पूरी स्क्रीन पे, इसलिए इस तरह कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। चारों के चारों जो आपको नाम दे रखे हैं ए बी सी डी, ये चारों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और सामने इनका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। आपको सुमेलित करना है कि कौन से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का स्थापना वर्ष कौन सा है। तो देखो नीलगिरी, अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहला, तो नीलगिरी की स्थापना हुई थी 1986 में। नीलगिरी कहां पर है, कर्नाटक प्लस तमिलनाडु में है। नंदा देवी उत्तराखंड में 1988 में स्थापना हुई थी। कंचनजंगा सिक्किम में 2000 में इसको घोषित किया गया था। और अचानक मार अमरकंटक आपके छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा पर है, इसे घोषित किया गया था 2005 में। तो ये जिनके सामने जो जो ईयर लिखे हुए हैं वो सारे के सारे करेक्ट ईयर है, इसलिए आपका सही आंसर होगा डी। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप अच्छे से इसको कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। डॉक्टर सालिम अली किस क्षेत्र में ख्याति लब्ध व्यक्तित्व थे? तो इनका आंसर है पक्षी विशेषज्ञ। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, डॉक्टर सालिम अली जो हैं उनको पक्षी वैज्ञानिक माना जाता है, बहुत प्रसिद्ध। पक्षियों के लिए इन्होंने काम किए थे, कई प्रजातियों का अध्ययन किया था। इनको कहते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया। मतलब ये जो डॉक्टर सालिम अली हैं इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो डॉक्टर सालिम अली का जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है वो तो हमारे केवलादेव में, एक राष्ट्रीय उद्यान इनके नाम से वो गोवा में है। तो इसलिए ये पक्षी वैज्ञानिक माने जाते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में शामिल नहीं है। मतलब वो जो 18 स्थल है उसमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है, यह आपको क्या करना है, बताना है। तो ध्यान से सुनना, ग्रेट निकोबार शामिल है निश्चित रूप से, कच्छ की खाड़ी भी, अब इसमें ध्यान से देखना आप, ग्रेट निकोबार शामिल है, सुंदरवन शामिल है, ठीक है, और कच्छ की खाड़ी भी शामिल है। इसमें नंदा देवी शामिल नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, सी। कौन सा हो गया, सी हो गया। नंदा देवी को अभी तक इसमें शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास यानी नेचुरल हैबिटेट में नहीं देखी गई है। तो ध्यान से देखना, किसी प्रजाति को कब विलुप्त माना जाता है, जब कम से कम 50 साल से अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, डायनासोर्स पिछले 50 साल में दुनिया में कहीं नहीं दिखे, इसलिए उनको लुप्त मान लिया गया। एक आपका होता है तस्मानियन भेड़िया, जिसे भी लुप्त मान लिया गया। एक मिलता था हाथी का पूर्वज जिसे हम कहते थे मैमथ, तो मैमथ भी पिछले 50 साल में नहीं दिखा। तो 50 साल से अपने प्राकृतिक आवास में यदि पृथ्वी पर किसी को नहीं दिखे तो वो लुप्त मान लिए जाते हैं, बाय डिफॉल्ट एक्सटिंक्ट बोल देते हैं उन्हें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका कितना होगा, 50 वर्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्न क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, कौन कौन से हॉट स्पॉट हैं। तो देखो दोस्तों, जब मैं टॉपिक कराऊंगा तब तो आपको बताऊंगा ही। तो टोटल भारत में हॉट स्पॉट कितने माने जाते हैं, 4 माने जाते हैं। भारत में हॉट स्पॉट्स की जो संख्या मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, 4 मानी जाती है। ठीक है, अच्छा आगे हम देखेंगे अब हॉट स्पॉट की संख्या 4 के अलावा क्या क्या है। अब ये दुनिया के भी हॉट स्पॉट दिए हुए हैं, तो दुनिया में भी अलग अलग हॉट स्पॉट बने हुए हैं जिनकी जो संख्या है लगभग 100 से 150 है। हॉट स्पॉट के मामले में भारत का भी प्रमुख स्थान है। तो ये जो तीनों नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन सी वाला क्षेत्र और उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों के तीनों हॉट स्पॉट में हैं। तो इसका आंसर आपका कौन सा होगा, डी, 1, 2, 3 तीनों या उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। निम्न आर्द्र भूमि क्षेत्रों में से किसे रामसर भूमि का दर्जा प्राप्त है। तो पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये रामसर भूमि होता क्या है। तो देखो रामसर भूमि क्या होता है, एक कन्वेक्शन हुआ था, एक समझौता हुआ था 1971 में, और उसमें ईरान के रामसर शहर में हुआ था। दुनिया में वह स्थल जहां पर जैव विविधता पाई जाती है और जमीन और जल का संक्रमण क्षेत्र है,
उस क्षेत्र को रामसर वेटलैंड्स या नम भूमि या आर्द्र भूमि घोषित करने की घोषणा की गई थी। इसमें अंतःस्थलीय झीलें भी आती है जो चारों तरफ स्थल से घिरी हुई है, और इसमें वो झीलें भी आती है जो समुद्र तट पर है। तो भारत के पहले इसमें जो स्थान सम्मिलित थे वो कितने थे? 28 थे। अब इसमें 10 की और बढ़ोतरी कर दी गई, तो 27 की जगह अब 37 हो गए। और राजस्थान के कितने शामिल हैं? इसमें 2 स्थान शामिल है। तो अब इसमें चूंकि राजस्थान के नहीं दे रहा है, इसमें पूरे इंडिया के दे रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। तो रामसर में चिल्का झील शामिल है। चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में। भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी खारे पानी की झील। लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में। लोकटक, इसमें एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, तो वो आपको ध्यान रखनी है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव हमारे भरतपुर राजस्थान में हो गया, और जो वुलर झील हो गई ये कहां पर हो गई? कश्मीर में हो गई। तो इसका आंसर है सभी, चारों के चारों भारत में रामसर नमभूमि क्षेत्र में शामिल हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां मिलती है? तो दोस्तों आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी पक्का, ये विश्व है, ये भूमध्य रेखा है, सबसे ज्यादा बरसात, ये गर्मी इस क्षेत्र में पड़ती है, सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी यहां मिलते हैं। क्योंकि जैसे ऊपर जाओगे उत्तरी गोलार्ध की तरफ या जैसे दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाओगे, सिचुएशन हमारे कंट्रोल जो हम जिस वातावरण में अच्छे से रह सकते हैं उसके विपरीत होती जाती है। तो बायोडायवर्सिटी ऊंचाई पर जाने पर घटती है, उत्तरी ध्रुव की तरफ जाने पर या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाने पर। तो सबसे ज्यादा जैव विविधता भूमध्य रेखा पर पाई जाती है, और भूमध्य रेखा के आसपास के जो वन होते हैं उनको कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसलिए इसका सही आंसर आपका होगा सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जैव विविधता के ह्रास के मुख्य कारण क्या है? मतलब जैव विविधता पृथ्वी पर खत्म क्यों होती जा रही है? ठीक है, IUCN ने बताया कि भी हजारों प्रजातियां प्रतिदिन क्या होती जा रही है? पृथ्वी पर से लुप्त होती जा रही है। तो देखो, आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक आवास का विनाश। अब चारों ही रीजन है, पर आपसे मुख्य कारण पूछ रहा है कि मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासों का मनुष्य विनाश करता जा रहा है। जंगलों में आग लग गई, ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का पानी गर्म हो गया, समुद्र में केमिकल चला गया, और इसके अलावा हमने भी कई पेड़ काट दिए, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है और औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है। इसलिए सबसे मेन कारण है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। 14वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जिम कॉर्बेट 1936 में स्थापित, पहले इसको कहते थे हेली नेशनल पार्क। ब्रिटिश शासन था, एक बाघिन निवास करती थी जो कई लोगों को मार चुकी थी, नरभक्षी थी। उसको एक अंग्रेज अधिकारी शिकारी ने मारा था जिसका नाम था जिम कॉर्बेट, और उसके नाम पे इसका नाम क्या पड़ा? जिम कॉर्बेट। कहां पर है? नैनीताल, उत्तराखंड में मुख्य रूप से पाया जाता है। ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहां पर है? तो यह है ग्लैंड, और ग्लैंड जो शहर है वो कहां पर पड़ता है? आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जेनेवा, मॉर्गस बन, ये सब स्विट्जरलैंड में, पर आपको शहर का नाम याद रखना है, और शहर का नाम कौन सा है? ग्लैंड है, और ग्लैंड कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1962-63 में की गई थी। इसका जो चिन्ह है वो है लाल पांडा, जो लुप्त हो चुका है, चीन में मिलता था। इसका मुख्यालय कहां पर है? ग्लैंड है। और ये जो विश्व के प्रमुख देश हैं उसमें जो प्रजातियां पाई जाती है उनके लिए धन का आवंटन करता है, ताकि पैसा लगा के उस चीज को समृद्ध और सुरक्षित क्या कर सके? बनाया जा सके, और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करो। बिल्कुल कर लेते हैं। क्योटो उपसंधि 2005 में लागू हुई थी। क्योटो कहां है? जापान है। एक आपने देखा होगा, एक संधि हुई थी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, और साथ साथ में कोयले का हम दहन कर रहे हैं उसके लिए। क्योटो उपसंधि ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। तो संबंधित है क्या भाई? जो आपकी क्योटो उपसंधि ओजोन परत से मतलब कोई मतलब नहीं है इसका ओजोन से। ओजोन मुख्य मुद्दा था मॉन्ट्रियल समझौता, 1987। तो दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक, नहीं, मीथेन आनी है ग्रीन हाउस गैस के रूप में तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगी। तो ओनली पहला सही है, तो इसका आंसर है सी, केवल 1 आपका सही है। ठीक है, चलते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम नहीं है, अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, या एक काम करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट आपके पार्ट में अगले क्वेश्चन करा दूंगा। 17 तक मैं यहां करा रहा हूं, और 17 के बाद जो 18 से ये मैं नेक्स्ट में आपको करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो जैव विविधता का सेकंड लूंगा। तो देखिए,
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो सिंपल है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1972। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? 1972 में केंद्र सरकार ने किया था, और बाद में इसमें कई बार संशोधन हुए। मुख्य संशोधन 88 में भी और फिर 1991 में भी इसमें किया गया था। तो दोस्तों, आपको ये सामने क्वेश्चन रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको करिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। हमारा मोबाइल ऐप भी जल्दी आ रहा है, 15 अगस्त को, 5 तारीख को, 5 अगस्त को स्टूडियो आ रहा है, और अच्छे इफेक्टिव फॉर्म में सारे के सारे क्वेश्चन डिजिटल बोर्ड पे करवाए जाएंगे। और इस चैनल को देखते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ कल हम इसके आगे वाले वर्जन के साथ मिलते हैं।